देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। किस्सा कुर्सी का में आपका बहुत स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव दूसरा चरण आज सुबह से मतदान जारी है, जहां पर 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग चल रही है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। दोपहर 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बता रहा है कि त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 54.47% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे कम 31.77% ही लोगों ने वोट किया। सेकेंड फेज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर और हेमा मालिनी की सीट पर भी वोटिंग आज ही है। जिन 88 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, 2019 में एनडीए को 61, इंडिया गठबंधन के खाते में 24 और अन्य के खाते में 3 सीटें आई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 1198 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। इनमें 1097 पुरुष हैं, 100 महिला उम्मीदवार हैं, एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर से है। दूसरे चरण के मुद्दों की बात करें तो इस चरण में मंगलसूत्र, जमीन का सर्वे, सैम पित्रोदा का बयान, 80 बनाम 20 और तुष्टीकरण जैसे मुद्दे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज अच्छी है कि फर्स्ट फेज के मुकाबले लोग ज्यादा संख्या में घरों से निकले हैं। हालांकि शाम तक क्या परसेंटेज आएगा वोटिंग का वो भी आप जान लेंगे। आप तक अपडेट हम पहुंचाएंगे। इन सब मुद्दों के अलावा एक मुद्दा जो हर चुनाव में हावी रहा वो है ईवीएम का मुद्दा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से डाले गए वोटों का वीवीपैट पर्चियों से पूरा सत्यापन कराने वाली मांग की सभी याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने चुनावों में मतपत्रों पर वापस जाने की मांग को खारिज किया है। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। बिहार के चुनावी दौरे पर आए पीएम मोदी ने ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है। तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए। ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए। यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। साथ ही एक बार फिर से पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने वाले बयान का जिक्र किया और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। आज मैं इन सबको चुनौती देता हूं। पहले तो समझ लें, 25 साल हो गए, आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाए हो। अब कोशिश बंद कर दो। साथियों, इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक
मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। चुनावी मुद्दों के साथ साथ अब ऐड हो गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईवीएम का मुद्दा भी। पीएम मोदी भी चुनावी दौरे कर रहे हैं एक के बाद एक और हमलावर हैं विपक्ष पर। शक्ति का रुख कर लेते हैं, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, बांका से इस वक्त लाइव हैं। शक्ति, जिस तरीके से चुनावी माहौल है और जो चुनावी रैलियां चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ वोटिंग को लेकर अपडेट अभी क्या है इस चुनावी माहौल के बीच? बिल्कुल, देखिए जब जिस तरह से फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई थी बिहार में, उसमें 5 से 6% वोटिंग कम हुई थी, लेकिन इस बार जो है 5 जगहों पे जो सेकंड फेज में वोटिंग हो रही है, इसमें इनकी सुबह से ही हमने देखा है कि मतदाता जो है घरों से निकल के 6 बजे, सुबह 6 बजे से ही जो पोलिंग बूथ पे पहुंचे हैं और लंबी लंबी कतारें हैं, चाहे महिलाओं की हम बात करें या पुरुषों की, दोनों लाइनें लंबी है। कई बूथों पे जो है लोग सुबह से ही वोटिंग के लिए आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से इस चरण में जो वोटिंग का प्रतिशत है बिहार में, वो निश्चित रूप से बढ़ेगा और किसी भी तरह की होता है कि अगर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना अब तक नहीं आई है। हालांकि एक बांका में एक बूथ पे जो है लोगों ने वोट का बहिष्कार जरूर किया था, लेकिन वहां के बाद जो डीएम प्रशासन के द्वारा लोग वहां पहुंचने के बाद फिर से पोलिंग जो है वो शुरू हो गई थी। और तमाम आपको बताएं कि जो इस बार जो बिहार में खास करके बांका और पूर्णिया काफी अहम सीट हो गया है, क्योंकि काफी टक्कर की लड़ाई है। बात अगर हम पूर्णिया की करें तो पप्पू यादव चुनाव मैदान में है, आरजेडी और की तरफ महागठबंधन की तरफ से आरजेडी इस बार पूर्णिया से चुनाव लड़ रही है और एनडीए की तरफ से जेडीयू चुनाव लड़ रही है। और दोनों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पप्पू यादव की निर्दलीय चुनाव लड़ने से जो पूर्णिया सीट है वो काफी हॉट हो गई है। और इसको लेकर भी क्योंकि आपको बताया कि तेजस्वी यादव का जो बयान आया था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था कि या तो आप इंडिया गठबंधन को वोट करिए या फिर एनडीए को वोट करिए। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया था कि पप्पू यादव को वोट नहीं देने की उन्होंने अपील की थी। और आपको पता है कि 1999 में जब पप्पू यादव इस तरह चुनाव लड़ रहे थे तो उस दौरान भी लालू प्रसाद यादव लगातार 5 से 6 दिनों तक पूर्णिया में रहे थे और उन्होंने कैंप करके पप्पू यादव के विरोध में प्रचार किया था, लेकिन उस दौरान पप्पू यादव ने यहाँ से पूर्णिया से जीत दर्ज की थी। और अब शक्ति, एक बात बताइए, आपने कहा कि पहले फेज में चूंकि बिहार में सबसे कम वोटिंग हुई थी, अभी ये जो सेकंड फेज चल रहा है, आपने कहा पहले से बेहतर है कतारें और लोग घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, तो वोटिंग परसेंटेज क्या ये मानकर चलें कि शाम 6 बजे तक वो बढ़ जाएगा? अब लोग बढ़ चढ़कर वोट डाल रहे हैं, और अगर डाल रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, और फर्स्ट फेज में नहीं डाला तो उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए फर्स्ट फेज में जो है वोटिंग जो हुई थी थोड़ी कम हुई थी, लेकिन सेकेंड फेज में जैसे ही फर्स्ट फेज खत्म हुआ तो राजनीतिक दलों के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा और जो प्रचार किया गया और लोगों को ये कहा गया कि आप वोट जरूर करें, घरों से बाहर निकलें। हालांकि गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी कम नहीं है। बांका की अगर बात करें तो बांका में टेम्परेचर जो है 42 डिग्री से ज्यादा है। और अगर हम फर्स्ट फेज की जो बात करें, औरंगाबाद की बात करें, गया की बात करें, जम्मू की बात करिए, वहाँ भी जो गर्मी इसी तरह थी। और एक बार फिर से बांका में भी गर्मी काफी है, पूर्णिया में भी गर्मी है। जब इस तरह से गर्मी का जो आलम है वो कम नहीं है, लेकिन लोगों के हौसले हैं कहीं ना कहीं इस बार जो है काफी ज्यादा है। सुबह के समय काफी लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी पोलिंग बूथों पे। हालांकि दोपहर का अभी का जो समय है इसमें थोड़ी सी कमी जरूर आई है मतदाताओं में, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी देर के बाद जब शाम ढलेगा, सूरज थोड़ा सा कम होगा, तो उसके बाद लोग एक बार फिर से जो बच्चे जो लोग हैं जिन्होंने वोटिंग नहीं की है वो घर निकलेंगे। 42 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पहुंच रहा है, ये शक्ति बता रहे हैं। शक्ति, आप रहिए हमारे साथ। हिमांशु भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हिमांशु जी, फर्स्ट फेज में वोटिंग कम हुई थी, बिहार में सबसे कम हुई थी। अभी शक्ति बता रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं घरों से, लेकिन गर्मी अभी बहुत ज्यादा है, हो सकता है शाम में कतार एक बार फिर से लंबी लग जाएं। फर्स्ट फेज में वोटिंग नहीं हुई, ऐसा चूंकि जानकार, लगातार राजनीतिक जानकार कह रहे हैं, चुनावी माहौल में माहौल थोड़ा ठंडा था, लेकिन सेकेंड फेज आते आते ये जो बयानबाजी हुई है, ये जो एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप हुआ है, उससे भी लोग इनकरेज हुए हैं, या ये कहिए अग्रेसिव हुए हैं, या पॉजिटिव हुए हैं, या अपने अधिकार के लिए वोट डालने के लिए घर से निकले। आप कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। प्रधानमंत्री से लेके सभी नेताओं ने भी एक बात कही है कि आप आपके मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो थोड़े लोग तो बाहर निकलेंगे, थोड़े ज्यादा लोग तो बाहर निकलेंगे,
मगर फिर भी मैं नहीं समझता कि पहले की तरह चुनाव के अंदर, इस चुनाव के अंदर ज्यादा करके 2024 में इतना उत्साह है लोगों के अंदर, क्योंकि वो जो बढ़ चढ़ के लोग कब बाहर निकलते हैं, एक तो जब उनको पूरा परिवर्तन करना होता है तब बढ़ चढ़ के बाहर निकलते हैं, और दूसरा बहुत बड़ी मात्रा में लोग कब बाहर निकलते हैं कि जब चुनावी प्रचार दोनों तरफ से जोरों शोरों से हो रहा हो। अब अभी हम देखें तो यस, दक्षिण भारत के राज्य थोड़ा इससे अलग है उत्तर भारत से, मगर उत्तर भारत में जो हम देखेंगे तो उत्तर और पूर्व के राज्यों के अंदर तो हमें कहीं कहा जाने वाला प्रचार ही नहीं दिख रहा। आपको मैं एक उदाहरण दे दूं कि प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा के बड़े नेताओं ने कम से कम 25-30 रैलियां की होगी ये दो फेज के अंदर, मगर विपक्ष के कितनी रैलियां होगी? गिन चुन के 5 या 6। तो यहीं पर पता चल जाता है कि लोग एक तरफ हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट है और दूसरी तरफ लोग हद से ज्यादा हतोत्साह। ये चक्कर के अंदर यानी आप भी वही बात दोहरा रहे हैं जो पीएम मोदी मंच से दोहराते हैं कि पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जहां पर विपक्ष पहले ही हार मान बैठा है। आप कह रहे हैं एक के बाद एक जो चुनावी रैलियां हैं वो एनडीए की तरफ से हो रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी हैं और पीएम मोदी के आज भी अलग अलग दौरे हैं, और उन्हीं दौरे के दौरान ईवीएम को लेकर भी निशाना साध दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी आज फैसला सामने आया है। आलोक मेहता सर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप, साथ ही साथ प्रोफेसर मनोज कुमार हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में, शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक सर, चूंकि फर्स्ट फेज में ओवरऑल वोटिंग कम हुई थी, बिहार में सबसे कम हुई थी, शक्ति भी हमारे साथ हैं और शक्ति बता रहे थे कि 42% से ज्यादा टेम्परेचर है, लेकिन पहले के कंपैरेटिव में आज ज्यादा लोग घरों से निकले हैं और जैसे जैसे धूप जाएगी, शाम होगी, वैसे वैसे कतारें और लंबी हो जाएंगी। इसमें बड़ा रीजन आप क्या देख रहे हैं? क्या लोग इसी तरह के बयानों का इंतजार कर रहे थे कि हाँ थोड़ा सा चुनावी माहौल गर्म हो और फिर हम निकले? कि रचना जी, चुनाव पे अलग अलग इलाके भी हैं। पिछले इलाके से अब इलाका थोड़ा दूसरा, तमिलनाडु में चुनाव थे, गर्मी वहाँ कम तो नहीं थी लेकिन कितना वोट हुआ है, 70-80% तक वोटिंग हुआ है कई इलाकों में। तो इसलिए मैं तो थोड़ा सा हिमांशु जी से थोड़ा सहमत हूँ कि मैं तो आशावादी भी हूँ, क्योंकि और आपने रिपोर्ट किया था, मुझे आज भी याद है जब हम लोग किसी चर्चा में थे तब अपने संवाददाता से बात हुई, आशीष सिन्हा से या हमारे और सहयोगी से, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी दिन शाम को भी मीटिंग बुलाई, अगले दिन फिर मीटिंग बुलाई और सबको निर्देश दिए और खुद भी जाकर के अपील की कि नहीं आप मुझे दीजिए, नहीं दीजिए, किसी पार्टी को दीजिए। देखिए ये बहुत बड़ी उदारता है और देश के प्रधानमंत्री के नाते तो उदारता मतलब उनका तो कर्तव्य भी आप यदि कहेंगे कि लोगों को लोकतंत्र मजबूत करने के लिए कहें, लेकिन ये है कि वरना नेता के नाते जब वो चुनाव में प्रचार हो रहा है, उनके खिलाफ गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है तो कह सकते थे कि भाई देखो उन लोगों को वोट मत दो, लेकिन ये तो कहते वोट दो, लेकिन ये कहते कि वोट देने जरूर जाओ, चाहे आपको किसी और पार्टी को भी देना है। तो उस तरह के अभियान, मीडिया का अभियान, चुनाव आयोग के प्रयास, राज्यों में मशीनरी फिर से थोड़ी सक्रिय हुई पार्टियों की, मैं अभी भी कहूंगा ऐसा नहीं है, रैली से भी ज्यादा लोगों को परस्यू करना। अरे भाई अच्छा, पिछली बार आशा बंदी के हाँ अरे राहुल गांधी बन सकते हैं आप, आज भी वायनाड की रिपोर्ट थी, अपने सभा तक कह रहे थे कि कुछ लोग ये जानते हैं कि हम वायनाड से इसलिए जिता दे राहुल गांधी को, प्रधानमंत्री बनेंगे हम। सामान्य आदमी कई बार सपना तो देख सकता है ना राहुल गांधी, जबकि दूसरी रिपोर्ट ये कहती है कि जीतना इस बार मुश्किल हो गया उनका, हो सकता है इसके बाद अमेठी से इसीलिए जा रहे हैं, या लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे अभी भी सस्पेंस बना रखा है। वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में न्याय यात्रा करते हैं और जैसा आपने कहा कितनी बड़ी न्याय यात्रा और वोटिंग मशीन के खिलाफ अभियान चलाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही न्याय दे दिया, कह दिया कि मशीन पे भरोसा करो, राहुल गांधी या जैसे किसी नेता पे भरोसा मत करो, ये कोर्ट का फैसला है, मेरा नहीं। तो ये इसलिए लोग उठ करके आएंगे कि नहीं मशीन पे भरोसा करना है, जाना है हमको। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि चुनाव के बाद 45 दिन तक सेफ रखी जाएगी मशीन, और अगर किसी भी कैंडिडेट को ये डाउट होता है कि चुनाव में कोई धांधली हुई है या फिर कोई ऐसी गड़बड़ी हुई है तो वो रीचेक करा सकते हैं, रिकाउंट करा सकते हैं मशीनों के जरिए, लेकिन इसका जो पूरा खर्च होगा ये चुनाव आयोग नहीं लेगा, बल्कि ये वो कैंडिडेट लेगा जिसके जरिए ऐसा डाउट क्रिएट किया जाएगा। मनोहर केसरी हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं, मेरठ जहां पर अरुण गोविल चुनावी मैदान में है और उनको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। सबसे पुरानी जो रामायण थी यानी कि शुरुआती दौर में उसमें प्रभु श्री राम का किरदार निभाया था और तब से ही लोग उन्हें राम के तौर पर जानते हैं। मनोहर,
मेरठ में वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है? क्योंकि अरुण गोविल तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, वो कह रहे थे मैं कोई बाहरी नहीं हूं, मैं यहीं का हूं और लोगों का प्यार सपोर्ट मिलेगा, ऐसा विश्वास है। जनता से आपकी बात हुई, अगर आप बात कर पाए तो कीजिए जरूर, और अगर आप अभी तक आपकी बात हुई है तो क्या इश्यूज हैं जिनको मन में रखकर वोट डाला गया? देखिए, बिल्कुल अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर तेज गर्मी की वजह से लोग कम निकल रहे हैं। जिस बूथ पर मैं खड़ा हूँ, ये जो है यहाँ का स्पोर्ट्स स्टेडियम है, और स्पोर्ट्स स्टेडियम में अब तक करीब 38 से 40% मतदान हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर 5 बूथ हैं और 5 बूथ पे आपको वोटर्स नजर नहीं आएंगे। जो बाहर 1-2 लोग दिख रहे हैं, या तो इन्हें यहाँ पर ड्यूटी पे लगाया गया है, इक्का दुक्का वोटर्स गर्मी की वजह से आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। रुक जाइएगा आप, हम आपसे कोई पार्टी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं? ये वाला बस यही बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है, और महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, यही एक मुद्दा है। इसलिए क्या मंगलसूत्र, संपत्ति छीनना या फिर विरासत टैक्स, ये सब मुद्दे भी आप सोच कर रहे हैं? ये बिल्कुल सोच रहे हैं भाई, जो चीज हमें हमारे बुजुर्गों से मिली है उस पर किस बात का टैक्स? हम देके ही तो टैक्स देके तो हमने वो अर्जित करी है, और उसके बाद उसमें से भी संपत्ति में आप वो लेना चाह रहे हैं, हमारी संपत्ति क्यों लेंगे आप? ये हमारा गर्मी बहुत ज्यादा है। थैंक यू। चलिए, आप बताएंगे कि आप भी वोटर हैं यहाँ के? हाँ जी, वोटर हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मन में सोच करके आप वोट डालने जा रहे हैं? हम राष्ट्र हित को देखते हुए, देश की तरक्की हुई है, देश में हर विभाग की तरक्की हुई है, लोगों का उत्साह देश के प्रति अपने बढ़ा है, उन सबको देखते हुए हम वोट डालेंगे। और लोगों से क्या अपील करेंगे? अभी मात्र यहाँ पर देख रहा हूँ कि 5 में से 1-2 बूथ में मात्र 35% ही मतदान हुआ है। मैं ये अपील करूंगा कि अगर हम सच में राष्ट्रवादी हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, तो हमें अवश्य मतदान करना चाहिए। बिल्कुल अवश्य मतदान करना चाहिए। इसीलिए लोगों को लगातार जो है सो घर से बाहर निकलना चाहिए और अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। जी, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए लोग आ रहे हैं घरों से निकलकर, लेकिन यहाँ भी जैसा कि शक्ति ने बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। या तो अर्ली मॉर्निंग लोगों की संख्या और कतारें लंबी दिखी और लोग बड़ी संख्या में आए वोट डालने के लिए, या फिर मुझे लगता है अब शाम का इंतजार हो रहा होगा। मनोहर, आप रहिएगा हमारे साथ। और चूंकि आज ईवीएम को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ईवीएम से ही मतदान होगा। बैलेट पेपर वाली याचिकाओं को उन्होंने खारिज कर दिया है और ये कहा है कि ईवीएम से ही मतदान होगा। तो इसको लेकर भी पीएम मोदी ने चुनावी माहौल में बयान में ऐड कर लिया और ये कहा कि जो ईवीएम पर सवाल उठाते थे, उनकी जो सवाल थे अब वो यहीं पर रुक गए हैं। अब सभी को ईवीएम से ही चुनाव में अपनी अपनी सहभागिता दिखानी होगी, यानी अब कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अब आपकी हार होने वाली है, ये निश्चित है, पीएम मोदी का कहना था। मनोज जी हमारे साथ में हैं और साथ ही साथ एक किस्सा भी शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि चुनावी ही माहौल है। आलोक सर आप भी सुनिएगा, हिमांशु जी आप भी सुनिएगा, क्योंकि पीएम मोदी ने कल एक पोस्ट किया था राजस्थान में। जब फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई थी, उस दौरान ही एक महिला ने पूछ लिया कि भाई मशीन पर कहीं भी मोदी का चित्र तो नहीं है, तो मैं बटन नहीं दबाऊंगी, मुझे मोदी को ही वोट देना है। ऐसे में वहां पर जो अधिकारी थे जिनकी ड्यूटी लगी थी, उन्होंने समझाया कि भाई ऐसा नहीं है कि हर जगह से मोदी ही चुनाव लड़ते हैं, ये उनके कैंडिडेट हैं, तो आप इन्हें सपोर्ट कर सकती हैं। वहां बीजेपी नेता ने इस अखबार की कटिंग को और इस पोस्ट को शेयर किया, पीएम मोदी ने उसे रिपोस्ट किया और बताया कि मेरी आंखों में आंसू हैं जो माताएं बहनें हैं उनका इतना अपार प्रेम देखकर, और इस आशीर्वाद को मैं लेता हूं, लेकिन साथ ही साथ मुझे इससे जनता की सेवा के तौर पर वापस भी करना है, तो जनता ये प्यार अपार बनाए रखे, स्नेह बनाए रखे। तो ये बड़ा टची सा मोमेंट था पीएम मोदी के लिए भी। और जब ये पोस्ट मेरे सामने आया तो भी, मनोज जी आपको लग रहा है कि ये जो कम जहां पर वोटिंग हो रही है वहां पर लोगों में उत्साह क्यों नहीं है, और जहां ज्यादा वोटिंग हो रही है, जैसे हिमांशु जी ने कहा कि अगर परिवर्तन जनता चाहती है तभी ज्यादा तादाद में निकलती है, यानी जहां जहां वोटिंग कम है वहां कोई चेंज नहीं चाहती है जनता? देखिए रचना जी, हिमांशु जी ने जो बात कही वो बिल्कुल फैक्ट और फिगर, बिल्कुल, क्योंकि इतिहास से ही हम लोग सीखते हैं। और जहाँ पे भी किसी सरकार को जब हटाना होता है तो बड़े ही मास लेवल पे पोलराइजेशन होता है और वोटिंग होती है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन फर्स्ट फेज में जिस प्रकार से जो चुनाव का जो परसेंटेज आया और आज जो दूसरा फेज चल रहा है, मनोज जी से संपर्क हमारा टूट गया है। आलोक सर अगर आप इस बात का जवाब देना चाहें। जी,
बिल्कुल ये सही है कि जिस तरह की बात कही जाती है, कुछ लोग अपोजिशन में जिनको लगता है कि सरकार को बदलना ही है, वैसा एक विद्रोही माहौल नहीं है। लेकिन मैं फिर से इस बात को जोड़ूंगा कि देख समुदायों में जहां जिन पर भरोसा होता है, बीएसपी भी चुनाव में खड़ी है, समाजवादी खड़े हैं, जेडीयू के लोग खड़े हैं, वहां पर पप्पू यादव यदि खड़े हैं, तो उनके भी एक ऐसे समर्थक, उनको लगता है कौन हमारी सहायता कर सकता है। बल्कि रचना जी मैं एक बात जोड़ूंगा, जिन्होंने बीजेपी भी इस बात को जानती है और नोट भी कर रही होगी, कई इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जो अच्छे पदों पर भी रहे भाजपा में भी, मैं इसलिए लोग कहते हैं कि हम लोग खाली कांग्रेस की आलोचना करते हैं, मैं इस बात को, चूंकि वो तो निर्णय आने के बाद पता चलेगा, यदि वो अपने इलाकों में नहीं गए हैं, प्रधानमंत्री के बार बार कहने के बाद भी यदि उन्होंने अपने इलाके में ध्यान नहीं दिया, समस्याओं को नहीं निपटाया, तो ऐसे दिग्गज भी चुनाव हार रहे हैं, इस बार हार सकते हैं। मतलब मैं इसलिए घोषणा नहीं करता कि जो कई चुनाव होना है, लेकिन आज भी एक दो जगह जहां मतदान हुआ है वहां के बारे में रिपोर्ट है कि लोगों में इस तरह की नाराजगी भी है। तो वो बीजेपी इसके नाराजगी उतनी है मोदी जी से नहीं है। कई बार स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नेता यदि बड़े हो गए तो उनको अपने इलाके में जाना, जैसे मोदी जी कितनी बार वाराणसी गए और हर बार ध्यान रखते हैं, एक एक चिट्ठी का जवाब देते थे। मतलब उनका उदाहरण अमित शाह जी ये करते हैं, जो बड़े ऐसे समझदार जितने पुराने नेता थे आज से चिट्ठियां लिख करके भेजते। ऐसी स्थिति में जिन्होंने काम नहीं किया वो भी निराशा, जहां वोटिंग कम है, मैं ये भी मानता हूं कि वो ये मत मानिए कि वो कांग्रेस वाले नहीं, उनके मन में यदि नाराजगी है कि हमारे इलाके में जितना ध्यान देना चाहिए नहीं दिया गया। और एक बड़ी बात एक और रचना जी, छोटा सा कमेंट है, मैं ब्रिटेन जैसे देशों में भी जहां ज्यादा तरक्की हो गई, वहां अभी इस बार तो चुनाव निर्णायक है, लेकिन इससे पहले भी मैं खुद चुनाव कवर करने गया हूं, लोगों लगता है कि अब सब कुछ तो है ही, तो वहां 33%, आप तो अभी 60% 45% पर आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कम हो गया या गर्मी है, वहां तो गर्मी नहीं होती, यहाँ तो मई में होता है या अक्टूबर से पहले कभी चुनाव होता है जब मौसम अच्छा रहता है। तो यदि सब कुछ सुविधा मिलती है तो कहते हैं अब क्या जीत है, अब तो मोदी जी की सरकार है, सब कुछ मिल ही रहा है, बंद निकलो। शहरों में जिनकी नाराजगी है वो निकलते हैं, जिनको यानी आप ये कह रहे हैं कि संतुष्ट होती है जनता तब भी वोटिंग परसेंटेज कम होता है, और ऐसा विदेशों में भी होता है। एक काम करती हूँ, एक बार फिर से मेरठ का रुख कर लेती हूँ। अरुण गोविल की सीट है, अरुण गोविल यहाँ से माफ कीजिए कैंडिडेट है, और मेरठ की सीट पर अरुण गोविल जिस तरीके से अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं, मनोहर केसरी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, अरुण गोविल के हमने रोड शो भी देखे, अरुण गोविल के लिए जो सीरियल में उनकी पत्नी सीता बनी थी, वो भी कलाकार जो दीपिका हैं वो भी पहुंची थी उनके प्रचार के लिए। साथ ही अलग अलग से किस्से मेरठ को लेकर फेमस रहे हैं सोशल मीडिया पर। मेरठ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा अगर आप जनता तक पहुंचा पाए उनसे बातचीत के जरिए। हाँ देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब मेरठ से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की शुरुआत हुई थी और उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था, उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में उन्होंने रैली की शुरुआत की थी। और मेरठ पीएम मोदी के लिए लकी माना जाता है, 3 बार 2019 और 2024 यहीं से शुरुआत की थी। एक क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है, आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत यही मेरठ से ही हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मोदी के बाद अखिलेश यादव, मायावती की भी रैली हुई है। लेकिन इस बार आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि लगातार जो वोटिंग कम हो रही है, क्योंकि पिछले बार अगर आप देखेंगे करीब 56% जो है सो ही वोटिंग हुई थी, और अभी देखेंगे दोपहर के 3 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और मात्र 35 से 40% ही वोटिंग हो पाई है। कई लोग यहाँ पर हैं, आप लोगों ने वोट कास्ट कर दिया है? क्या मुद्दे हैं? हम ये आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि किस पार्टी को आपने दिया, किस आधार पे आपने दिया है। हाँ। क्या सोच करके आपने वोट किया? मैं नहीं बोल पाऊंगी। चलिए आप बताएंगे कि आपने जो वोट कास्ट किया है किस आधार पे किया है, क्या मन में आपने सोचा कि ये जो है गवर्नमेंट रोजगार अच्छा सा है, जो भी बदले। महंगाई इतनी हो रखी है कि महंगाई कम होनी चाहिए, आम आदमी नहीं कर पा रहा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो वो चीज। तो आपने भी वोट डाला है? एक बार फिंगर आप दिखाएंगे। क्या नाम आपका? आप मेरठ में ही यही साकेत में जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं, इसके आसपास के एरिया में रहते हैं, तो आपने क्या सोचा कि किस आधार पर जैसो वोट कास्ट किया है? एक तो क्या कहते हैं वैकेंसी के लिए, दूसरा क्या कहते हैं सेकुलर के लिए, तीसरा महंगाई।
यानी मोदी गारंटी लोगों या को राहुल नौकरी की भी गारंटी चाहिए, या अखिलेश महंगाई की से गारंटी? निजात भी चाहिए और ऐसे अलग अलग इश्यूज हैं जो लोगों के जहन में हैं। और अच्छा लगता है जब वोटर्स को सुनते हैं और वोटर्स के जहन में उनके जो मुद्दे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, क्लैरिटी दिल दिमाग में रखकर वो वोट डालने के लिए पहुंचते हैं। मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका। चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं भी आपको थोड़ा सा ब्रेक देती हूँ, पानी पीजिए, थोड़ा खा लीजिए और फिर से हम दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ में। साथ ही साथ जो हमारे सभी गेस्ट हैं, चूंकि आप सभी इंडोर हैं तो आराम से आप मेरे साथ में रहिएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तो फिर आपसे बात होगी।